Namaskar आप सभी को. Good morning, all of you. This is the first class for prelim section examination, and in this section I'm going to teach you about location and size of India. ये पहला क्लास है जिसमें मैं आप सभी को भारत की स्थिति और आकार को पढ़ाने जा रहा हूँ. ये ऐसा एरिया है जो भारत की इंट्रोडक्शन का एरिया माना जाता है, जिसमें भारत की लोकेशन उसका ग्लोब पे या भू राजनीतिक दृष्टि से कहाँ स्थित है इसको पढ़ते हैं, इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं. चैप्टर्स को शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं कि इस पूरे सेक्शन में जो प्रारंभिकी का सेक्शन है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं. सबसे पहले देखिएगा कि मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट्स का सबसे पहला नीड होता है कि उस कंटेंट्स को अच्छा समझा दिया जाए. जो कंटेंट्स एक यूनिवर्सल हो, एक सार्वभौम हो, एक ऐसा जो सभी आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो. सो टॉपिक अपने आप में एक पूर्ण टॉपिक हो, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हो. तो मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जामिनेशन के दायरे में. तो पहला काम ये हो गया. दूसरा ये होता है कि हर एक स्टूडेंट्स का दूसरा नीड होता है कि जो आपने पढ़ा वो लिखा होना चाहिए. एक्चुअली आपने जब सुन लिया तो बहुत दिन तक ड्यूरेशन में नहीं होता है और आपके रिटेंशन में नहीं होता, आपकी याददाश्त में नहीं होता है. तो दूसरा काम ये होता है कि आप उसको नोट्स बना लें, एक बेहतर नोट्स जो आपका फाइनल प्रिपरेशन एग्जाम की अंतिम तारीख तक आपके साथ हो. आप उसको रिवाइज करके उस टॉपिक को पे महारत हासिल कर सकें, पूरी समझ विकसित कर सकें. उस स्टूडेंट्स की तीसरी नीड, मेरे समझ से जो तीसरा सबसे वाइटल पॉइंट्स आता है कि उस विषय वस्तु पर जितनी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो सभी क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने पहले बना लिया हो, जिससे पैटर्न से परिचित हो और आपको उस सभी एरिया का एक बहुत ही बड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया हो. तो देखिएगा कभी कभी आपको कंटेंट्स पढ़ते वक्त वो चीज स्ट्राइक नहीं करता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चीज हम बहुत ही डेप्थ से समझ सकते हैं. लेकिन जब क्वेश्चन करते होते हैं, एमसीक्यू आप सॉल्व करते रहते हैं या उस आंसर को करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है. राइट, ये थर्ड स्टेज हो गया. नाउ फोर्थ स्टेज. देखिए थर्ड स्टेज में ये होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो आप 100% नहीं कर पाते हैं. फोर्थ स्टेज होता है जब आपने तीनों स्टेज कर लिया, लेक्चर समझ लिया, उसके नोट्स बना लिए, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू, एक जनरल एमसीक्यू जो सभी आयाम को कवर करता हो, ऐसा एमसीक्यू आपने बना लिया. तो फाइनल में जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उस रूप में आप टेस्ट सीरीज करना, या फिर अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो डिफरेंट प्लेसेस से जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को करते हैं, तब फिर आपसे गलती होने की संभावना नहीं होती है. ऐसे स्थिति में आप ऐसे भी स्थिति में होते कि अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 20 आउट ऑफ 20 करेंगे या कोई एक आपको ह्यूमन एरर गलती हो जाता है. ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि आप उस एग्जाम में अपना जगह जरूर बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स की इन नीड्स को, इन आधारभूत आवश्यकता को, बेसिक आवश्यकता को, जो लर्निंग का बेसिक नीड्स है, उसको ध्यान में रख के हमने इस कोर्स को फ्रेम किया कि आपको कम से कम ये सारा चीज इस डिस्कशन के अंदर आ जाए, हमारे इस कोर्स के मेजर एरियाज में आ जाए. फिर आपको किसी भी बुक्स, किसी भी लेक्चर, कहीं भी किसी चीज को दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरी चीज को पलटने की जरूरत नहीं पड़ता है. तो फिर आप उस एरिया में कंफर्म होते हैं और मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से मेरा कोई गलती नहीं होगा. तो इस सब के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं. इन चारों आयाम को लेकर, चारों पक्ष को लेकर आपसे हम बात करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे. मैं लिखा दूंगा और फिर आप उसको अपनी वे में नोट्स बना लेंगे. चूंकि नोट्स बनाते समय टीचर की बात को, मेंटर्स की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं और जो हम लिखते हैं वो चीज हमें बहुत दिन तक याद रहता है.
तो मेरे विचार को 4 स्टेजेस को आप याद रखिएगा कि पहले मेरे सभी विचार को मन से सुनना है। दूसरा, मैं जितना कुछ लिखा हूं उसको अच्छी राइटिंग में अच्छे डायग्राम्स और मैप के साथ लिखना है। तीसरा, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो एमसीक्यू में होता यह है कि ये क्वेश्चन को टिक कर दिया और उसके 3 अन्य जो ऑप्शन है उसको नहीं आपने देखा या लगा कि ये बेकार का चीज है। अच्छी बात यह है कि आपको पूरी कैपेसिटी तब बिल्ड होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी के दौरान मैं बताता हूं, क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो चारों एमसीक्यू के बारे में आप लिखिए कि एक्चुअली वो क्या है, तब कंक्लूजन में पहुंचिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन की जगह पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक चैप्टर से आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 40 क्वेश्चन की कैपेसिटी आपके अंदर होगी। राइट, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत ही एक बेहतर कैपेसिटी जनरेट करने में बहुत मदद करेगा और हमारा आपका प्रयास हर एक जगह हर एक एग्जामिनेशन में एक अपना जगह बनाएगा और आप एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल फील करेंगे। सो एक सामान्य सा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना चाहता हूं। आपको ये चैप्टर आप कई क्लासेस में एनसीईआरटी में पढ़े होंगे और फिर जब बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं वहां भी पढ़ते हैं। तो मैं एग्जामिनेशन के ख्याल से इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक बेसिक चीजें, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखिए यहां पे इंडिया के साइज की बात करता हूं एंड लोकेशन की। सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन का। लोकेशन को समझिएगा मेरे अर्थ में, जब कोई चीज को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि समझ, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी समझ, उसमें आपको पूरा का पूरा एरिया हो कि हम किस वे में चैप्टर्स को एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखिए जब भी कोई लोकेशन की बात आती है तो ज्योग्राफी में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है, उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल लोकेशन। दूसरा लोकेशन ये होता है कि आप पड़ोसी देश के साथ कहां पे हैं, विश्व की पॉलिटिकल मानचित्र पे आपका क्या लोकेशन है, इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल लोकेशन। जैसे देखिए भारत का जियोपॉलिटिकल लोकेशन कहेंगे तो भारत आमतौर पे पॉलिटिकल कंडीशन में कहेंगे कि ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है। राइट, दूसरा चीज कहेंगे भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी सीमा है, उसे हम राजनीतिक लोकेशन के रूप में देखते हैं। सो अक्षांश और देशांतर के रूप में जो हम लोकेशन बताते हैं उसे बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल लोकेशन। इतना लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और जब हम मैप पे राजनीतिक रूप से पड़ोसी देश और विश्व के संदर्भ में राजनीतिक मैप पे इंडिया को ढूंढते हैं तो उसे बोलते हैं हम जियोपॉलिटिकल लोकेशन। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों संदर्भों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लिखिएगा, नोट साथ साथ लिखते चलें तो बहुत ही बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। आप लिखिए भारत की स्थिति या विश्व में भारत की स्थिति, द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। उसको फिर इंट्रोडक्शन में लिखिए कि विश्व में भारत की स्थिति को, मैं इस लेक्चर को इस रूप में ड्राफ्ट किया हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे, मीडियम के बच्चे साथ साथ अच्छे से लिख पाए। और जहां तक दुविधा हो, हिंदी वाले को इंग्लिश में दुविधा होता है कि ये वर्ड क्या है और इंग्लिश वाले को हिंदी में दुविधा होती है, तो दोनों वर्ड्स का आपको कंफर्म होता है तो एमसीक्यू सॉल्व करना बड़ी इजी होता है। अब जियो पॉलिटिकल लोकेशन, भू राजनीतिक स्थिति, वहां पे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के संदर्भ में स्थिति, तो टर्म्स को, दोनों टर्म्स को हिंदी इंग्लिश में आप टर्म कम से कम, जो हिंदी मीडियम के भी हैं इंग्लिश के टर्म को जरूर देखें, और इंग्लिश मीडियम के हैं उनको अगर टर्म हिंदी कहा जाए तो प्लस है, उनके लिए बोनस है ना। सो लिखिए भारत की स्थिति को, विश्व में भारत की स्थिति को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 फॉर्म्स। The location of India on the globe can be described in 2 different forms. विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को
दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहले को लिखिए, बहुत ही रुक के, बहुत आराम से नोट्स बनाइए, कोई बहुत जल्दी नहीं है, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से बनाइए कि लगे कि ये मास्टरपीस वर्क है, परफेक्ट वर्क है और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। राइट? सो ये चीज आपको फेथ देता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो विशिष्ट है, स्पेशल है और आपको बड़े से भीड़ में आपको अलग बनाएगा। राइट? सो लिखिए, भू राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और इसको लिखिए ज्यामितीय स्थिति। ज्यामितीय स्थिति लिखिए, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला लिखिएगा भू राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और दूसरा लिखिएगा जियोमेट्रिकल लोकेशन, जिसको लिखिए ज्यामितीय स्थिति। पहले को डिफाइन कर ली, फिर डिटेल पढ़ेंगे। लिखिए भू राजनीतिक स्थिति, लिखो इसे विश्व के भू राजनीतिक प्रदेशों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसे विश्व के भू राजनीतिक प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है और भारत का पड़ोसी देशों से भू राजनीतिक संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। सो इट इज स्टडी ऑफ इंडिया ऑन जियो पॉलिटिकल लोकेशन एंड इन रेफरेंस टू नेबर कंट्रीज सो जियो पॉलिटिकल लोकेशन in reference to neighbor countries and also in reference to geopolitical map of the world। तो दो बातें हमने कहा, विश्व की भू राजनीतिक मानचित्र में भारत की स्थिति कहां है और पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। दैट इज अ जियोपॉलिटिकल लोकेशन। नाउ कम टू जियोमेट्रिकल लोकेशन, इसको लिखिए ज्यामितीय स्थिति। लिखिए ज्यामितीय स्थिति अक्षांश और देशांतर के रूप में व्यक्त की जाती है। सो जियोमेट्रिकल लोकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड और इट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जियोमेट्रिकल लोकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। देखिए, हमारा पृथ्वी बिल्कुल ओवल राउंडेड या जियोइड शेप का है, जहां पे रेफरेंस लेना बड़ी मुश्किल है। किसी गोले चीज पर आप अगर कोई बिंदु लगाइए तो मुश्किल होगा, उत्तर है, दक्षिण है, ऐसा करना मुश्किल हो गया। तो ज्योग्राफर्स ने इस प्रकार के लाइंस ड्रॉ किए, इसे अक्षांश रेखा कहा गया, और इस प्रकार के लाइन ड्रॉ किए जिससे देशांतर रेखा कहा गया, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब जहां पे ये दोनों कटता हो, क्रॉस करता हो, वो किसी प्लेस का परफेक्ट लोकेशन हो गया कि ये प्लेस विश्व के मानचित्र पर इतने अक्षांश, इतने देशांतर पर स्थित है। देन उस प्लेस पे जाना बिल्कुल इजी हो गया। आज के दिन में देखिएगा कि गूगल अर्थ है, आपका जीपीएस है, जैसे ही लैटिट्यूड डालिए, लॉन्गिट्यूड जलाइए, पक्का उस पॉइंट पे जाकर जूम होगा। राइट? सो दैट इज जियोमेट्रिकल लोकेशन। अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे किसी स्थान को दिखाते हैं तो उसे हम ज्यामितीय स्थिति कहते हैं। सो सेकेंड यू राइट, इन जियोमेट्रिकल लोकेशन वी डिस्क्राइब प्लेस बाय यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ज्यामितीय स्थिति में हम किसी स्थान को अक्षांश या देशांतर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सो अब देखिए, अब क्या करना है, हमें ये कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी स्थान को व्यक्त करने के लिए हम दो प्रकार के रेफरेंस को लिए, एक पॉलिटिकल रेफरेंस और एक जियोमेट्रिकल लोकेशन। अब मैं पहले चीज को डिटेल करता हूं, उस मेरे साथ फिर नोट्स बनाएंगे, इसका आपने परिभाषा लिख लिया होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड एरिया है, उस चीज पे आ रहा हूं। आप इसको इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब मैं बताता हूं कि थोड़ा सा
एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि ज्योमेट्रिकल लोकेशन इंडिया का क्या है, कहां है। यहां पे आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल लोकेशन इंडिया का कहां है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क कीजिएगा, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आपके ख्याल से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं और भी जो बेहतर से दिखाई दे। अब देखिए कि ये पूरा एशिया है, तो इस एशिया में देखिएगा कि ये वाला एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया थोड़ा सा इसको ऐसे में रीड कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, हाँ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए ये वाला एरिया आपका इधर का एरिया है, ये वाला आपका इधर का एरिया है, ये इधर हो गया और ये ऐसा इधर हो गया। तो हमने क्या किए, उसके ब्लॉक्स बना दिए। अब मैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल से, बेसिक लेवल से बताता हूं कि हम कैसे मार्क करते हैं किसी प्लेस को इन अ डायरेक्शन। जैसे आप देख लीजिए कि एक हमारा एक एरिया है, इसको हमने कहा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसा हुआ, पश्चिम हो गया। इस नोडल डायरेक्शन में ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखिएगा कि ये सारे नोडल डायरेक्शन हो गए। अब हमें एशिया में भारत की स्थिति को जानना है, तो अगर इस चीज को देखेंगे तो ये साउथ एशिया हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, ये वेस्ट एशिया हो गया। तो सॉरी, ये एशिया के संदर्भ में देखिएगा इस प्रकार के आपको लोकेशन आएंगे। तो भारत जो है इस एरिया में है, साउथ एशिया में है। एशिया में भारत का लोकेशन क्या हो गया भू राजनीतिक दृष्टि से, कि भारत दक्षिण एशिया में हो गया। आपने सुना होगा कि भारत सार्क देशों का सदस्य है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, है ना। सो लिखिए जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, लिखिए भारत का भू राजनीतिक स्थिति, लिखिए भू राजनीतिक दृष्टि से भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। ऑन जियोपॉलिटिकल मैप इंडिया इज लोकेटेड ऑन साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। भू राजनीतिक मानचित्र पर भारत के विश्व के एशिया के दक्षिण में स्थित है। ऑन जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया इंडिया इज लोकेटेड ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। सो दिस कंट्री इज नेम्ड एज साउथ एशियन कंट्री, इसलिए इस देश को दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। सो इंडिया इज नेम्ड एज साउथ एशियन कंट्रीज। सो भारत को दक्षिण एशियाई देश कहते हैं। सो ग्लोब पे आपको पॉलिटिकल लोकेशन पता चल गया होगा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है, ये पूर्वी एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है, या पश्चिम एशिया है। इस प्रकार की चीजों को आपने समझा और इसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं थॉट के रूप में, जो चीजें बहुत डेप्थ तक जा सकते हो, सभी चीज को बाद में एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो साउथ एशिया है, वेरी क्लियर। सो भारत की स्थिति जो है वो साउथ एशिया में है। क्लियर, ये बातें आपको याद हो गया होगा। याद भी साथ ही करें तो मोस्ट ऑफ चीजें अगर लेक्चर के रूप में याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब देखिए मैं जियोपॉलिटिकल को डिस्कस करता हूं। भारत का जो भू राजनीतिक स्वरूप है भारत के आंतरिक क्षेत्र में और पड़ोसी देशों के साथ, उसको मैं डिस्कस करता हूं। उसको नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे। तो देखिए कि ये भारत का ये मानचित्र है, इस तरह का एक मानचित्र बनता है, इस तरह का एरिया हुआ। ये दक्षिणी एरिया है, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और एक इंडिया यहां से है जो आपको कश्मीर से लेकर आपको बॉर्डर एरिया बनाता है। ये एरिया, ये पहला एरिया हुआ और ये दूसरा एरिया हुआ। तो जैसे हमने जियोमेट्रिकल और जियोपॉलिटिकल कहा, उसी तरह जियोपॉलिटिकल लोकेशन में भारत को दो भाग में बांट दीजिए तो अध्ययन बहुत ही इजी हो जाएगा, उसका डिटेल स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल लोकेशन में भारत का हम दो भाग बांट देते हैं। ये वाले एरिया को हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंटल इंडिया, सब कॉन्टिनेंटल इंडिया या उपमहाद्वीपीय भारत।
और ये आपका जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, राइट? सो द फर्स्ट इज peninsular India, the India in the southern section surrounded by 3 water bodies, and the second is land frontier India, the India sharing boundary with a neighbor country as a land frontier, इसे हम बोलेंगे उपमहाद्वीपीय भारत। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं कि दोनों ही माध्यम के बच्चे, जो हिंदी के हैं इंग्लिश के, दोनों सहजता से लंबे समय तक इसको सुनिए और जिस भी में मैं बता रहा हूं उसको नोट्स को ड्राफ्ट कीजिए। तो दोनों ही बच्चों को, दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों को बहुत ही फायदा होगा और लगेगा कि ये कंप्लीसमेंट है। सो यहां लिखिए, यहां पे इंडिया को आंतरिक क्षेत्र में लिखिए। इस स्लाइड का जो डिटेल है उसको मैं बता रहा हूं। लिखिए, भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के संपूर्ण मानचित्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। Geopolitically, the geographical area of India can be classified into 2 parts. Geographically, the geographical map of India can be classified into 2 parts. भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के संपूर्ण मानचित्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। The first you write this area, that is प्रायद्वीपीय भारत और पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत और पेनिनसुलर इंडिया, जो भारत का दक्षिण का हिस्सा है, इसको डिफाइन भी कर लीजिए। दिस एरिया ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स। भारत का यह क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स, सो नेम्ड एज पेनिनसुला, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। सो इट इज नेम्ड एज पेनिनसुला और प्रायद्वीप कहा जाता है। सो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, और ज्योग्राफिकल टर्म में इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज पेनिनसुलर इंडिया। सो इसका परिचय आपने जाना होगा। अब हमारे पास ये दूसरा एरिया है। लिखिए, सबकॉन्टिनेंटल इंडिया, उपमहाद्वीपीय भारत। सबकॉन्टिनेंटल इंडिया, लिखिए भारत का उत्तरी क्षेत्र जहां पड़ोसी देशों से इसकी सीमा जुड़ी हुई है। भारत का उत्तरी क्षेत्र जहां पड़ोसी देशों से इसकी सीमा जुड़ी हुई है, इसे हम उपमहाद्वीपीय भारत में शामिल करते हैं। So in the north of India, there are neighbor countries. In the north of India, there are neighbor countries, and we share the boundary with Pakistan, China, Bhutan, Bangladesh, Nepal, एंड ऑल अदर कंट्रीज, ऑल मेजर कंट्रीज जो आपको सार्क देशों में देखते हैं। सो इन कंट्रीज से सीमा, सभी का नाम हमने नहीं लिखाया, हमने सिर्फ लिखाया कि हमारी पड़ोसी देशों से हमारी सीमा जुड़ी हुई है। सो इन लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया शेयर बाउंड्री विथ नेबर कंट्री। इन सभी सीमाओं को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, जिसमें सभी देशों का इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी आप याद करेंगे जी के जीएस के पर्पज से। सो ब्रॉडली इस पूरे डिस्कशन का अर्थ ये था कि मैंने पूरे भारत को 2 भाग में बांट दिया अपने स्टडी के पर्पज से। साउदर्न हिस्से को हमने कहा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, और उत्तरी हिस्से को जहां हमारे पड़ोसी देश हैं उसकी स्थलीय सीमा है, उसे हमने कहा सबकॉन्टिनेंटल इंडिया। सो जहां पे लैंड फ्रंटियर है वो हो गया सबकॉन्टिनेंटल इंडिया, जहां पे ओशनिक बाउंड्री है उसको हमने कहा पेनिनसुलर इंडिया। सो इस चीज को हमने लिखा दिया। अब क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसको डिटेल कीजिए। अभी तक जो मैंने बताया उन टर्म को मैं रिकैप करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी तक हमने बताया कि किसी भी प्रदेश की लोकेशन को पढ़ने के लिए
दो अप्रोच को फॉलो करते हैं, एक जियोपॉलिटिकल अप्रोच और एक जियोमेट्रिकल अप्रोच। भू राजनीतिक और ज्यामितीय, अक्षांश देशांतर का जो लोकेशन है वो ज्यामितीय है, और स्थलीय और सागरीय संबंध में जहां भी लोकेशन आप देखते हैं वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। हमने साउथ एशिया बताया और भारत को दो भागों में बांटा। द फर्स्ट इज पेनिनसुलर इंडिया, सेकेंड इज सबकॉन्टिनेंटल इंडिया। अब चाहूंगा कि मैं पेनिनसुलर इंडिया को डिटेल पढ़ाऊं। जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसका एक अच्छा सा मैप बना लीजिए जो आपको ब्रॉडली दिखाता हो इस एरिया में। अब इसमें देख लीजिए, मैं एक प्लेन सा मैप बना रहा हूं जो प्रायद्वीपीय भारत को व्यक्त करता हो। तो देखिएगा, गुजरात के तट से लेकर बंगाल के तट तक ये पूरा का पूरा एरिया प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पे देखिएगा कि इस एरिया में जो हमारा एरिया बनता है, इस एरिया में यहां से यहां तक की जो तटीय सीमा है, इस पूरी तटीय सीमा में फैक्ट्स के रूप में जानिए कि 9 स्टेट्स हैं एंड 5 यूटीज हैं, राइट। इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में कुल 9 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी समुद्री सीमा है। इन पेनिनसुलर इंडिया the 9 states and 5 UTs have coastal boundaries. प्रायद्वीपीय भारत में 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमा है। कभी कभी आपको जनरल जी के टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं फैक्ट्स इंफॉर्मेशन के बारे में कि कितने राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है, कितने यूटीज हैं जिनकी समुद्री सीमा है। सो यू मस्ट रिमेंबर, आपको पूरा मैं बताता हूं कि प्रीलिम्स उसका क्वालिफाई होता है जिसको फैक्ट्स के बारे में दुविधा ना हो और कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छा समझ में आता हो, राइट। सो यू शुड बी द मास्टर ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स। कितनी सीमा है? 9 राज्यों की समुद्री सीमा है और 5 यूटीज हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं पेनिनसुलर इंडिया का, राइट। पेनिनसुलर इंडिया जो ये 9 राज्य 5 यूटीज है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार छोड़ दीजिए, सिर्फ हम एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार, सिर्फ ये ट्रायंगुलर एरिया का जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। और जब हम आइलैंड्स को जोड़ देते हैं तो 7516 किलोमीटर होते हैं। सो यहां पर भी दुविधा होता है। ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन के नेचर को अच्छा से नहीं पढ़े हों तो गलती करने की संभावना जरूर बनती है। आपको पूछे कि संपूर्ण भारत की तटीय रेखा कितना है तो बनेगा 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा कितनी है तो हो जाएगा 6100। इसमें आइलैंड्स भी जुड़ा हुआ है, इसमें आइलैंड नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर इंफॉर्मेशन के रूप में लिखिए कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। द कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इज 6100 किलोमीटर। कोस्टल लेंथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज 6100 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। वेयर एज द कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, इसको संभल के लिखिए, सोच के लिखिए इसको। वेयर एज द कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज 7516 किलोमीटर। जो भारत की समुद्री सीमा है, जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सभी को मिला दिया जाए प्लस प्रायद्वीपीय भारत को मिला दे तो संपूर्ण रूप से इसका जो लेंथ बनता है वो 7516 किलोमीटर बनता है। तो ये चीज हो गया कि जो आउटलाइन आपने जाना, बाहर के एरिया को जाना कि भारत में 9 राज्य हैं, प्रायद्वीपीय भारत का इतना बनता है, आइलैंड मिलाकर इतना बनता है। ये चीज को आपने जाना।
अब देखिए यहां पे जो ये एरिया है, इसका दूसरा पक्ष बताता हूं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कोस्टल लेंथ है ना। ये गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र गोवा हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, फिर केरला हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर ये उड़ीसा का तट हो गया। इन सभी को कई प्रादेशिक नाम से जानते हैं। देखिएगा कि कभी कभी उत्कल तट आएगा आपका नाम, नॉर्दर्न सरकार आएगा, मालाबार आएगा, कोरोमंडल आएगा। इन चीजों को डिफाइन किया जाए, थोड़ा सा इसको लिखा जाए कि इसमें देखिएगा कि ये कोंकण कोस्ट है, इसको बोलते हैं हम कन्नाड कोस्ट, इसको बोलते हैं हम मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार या उत्कल कोस्ट। हिंदी में भी लिखा जाए तो इसी तरह लिखा जाएगा, चूंकि इंडियन नाम है और हमारी भूमि से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो सिमिलर वी हैव द सेम नेम, तो इसको लिखा जाए। सेकेंड इंफॉर्मेशन के रूप में आप नोट्स बनाइए, लिखिए कि भारत के तटीय क्षेत्र को कई प्रादेशिक नाम से जानते हैं। देयर आर डिफरेंट रीजनल नेम ऑफ इंडियन कोस्टल एरियाज, or you can say there are different name for the coastal areas of India. So भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश को कई प्रादेशिक नाम से जानते हैं, तटीय क्षेत्र को कई प्रादेशिक नाम से जानते हैं। पहले लिखिएगा कोंकण कोस्ट। कोंकण, वहां कोंकणी भाषा है जिसके कारण इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। सो राइट, कोंकण कोस्ट लिखिए। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। So from Maharashtra to Goa, the region is named as Konkan coast. महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है। भाषा क्या हो गई? कोंकणी हो गई। द सेकेंड यू राइट कन्नाड कोस्ट। यहां पे कन्नड़ भाषा होने के कारण इसे कन्नाड कोस्ट कहते हैं। सो राइट देयर, कर्नाटका के तट को कन्नाड तट कहा जाता है। द कोस्टल एरिया ऑफ Karnataka is named as Kannad coast. That is second coastal area. And the third you write Malabar coast. The coastal area of Kerala is named as Malabar coast. So on the western coast of India we have three from north to south. देखिए एक चीज और भी बताता हूं, जब भी किसी मानचित्र को सामने रखें तो उसको विजुलाइज कीजिए, उसके मैप को अपने सामने रखिए एंड देन पुट द प्लेसेस। आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। सो यू पुट देयर, फर्स्ट इन द नॉर्थ यू हैव कोंकण कोस्ट, देन यू हैव कन्नाड कोस्ट, एंड देन फाइनली यू हैव मालाबार कोस्ट। समटाइम मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको सामने मैच कर दीजिए। केरला मालाबार कोस्ट, कर्नाटका कन्नाड कोस्ट, गोवा एंड महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट। गॉट दैट? नाउ कम टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पे भारत के पूर्वी तट की ओर है ना। तो पूर्वी तट पे देखिएगा कि कोरोमंडल नजर आएगा, उत्तरी सरकार नजर आएगा। तो यहां पे क्या करना है, उस चीजों को डिफाइन करना से कहां तक। सो लिखिएगा फोर्थ कोस्टल एरिया, दिस वन इज अ फोर्थ कोस्टल एरिया, राइट। लिखिए कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। इसमें कोस्ट को ऐसे लिखिए, कोरोमंडल कोस्ट। इसमें लिखा जाए कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। लिखिए कोरोमंडल तट। लिखिए यह तमिलनाडु से लेकर मध्य आंध्र प्रदेश तक है। द एरिया ऑफ कोरोमंडल इज फ्रॉम तमिलनाडु टू मिड ऑफ आंध्र प्रदेश। सो मध्य आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का पूरा एरिया कोरोमंडल तट कहलाता है। So it is a coastal area from Tamil Nadu to Coromandel, mid of Andhra Pradesh. Now come to this area, that is Northern Sarkar, the fourth area, जो आपको लगता है, जिसको हम राष्ट्रीय गीतों में उत्कल बंगा ऐसा नाम देते हैं। तो उत्कल मीन्स ओडिशा कोस्ट है ना। इसको हमारे ज्योग्राफी की भाषा में यहां कहा गया नॉर्दर्न सरकार। लिखिए उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। The coastal area of Odisha is named as
नॉर्दर्न सरकार। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज उत्कल कोस्ट, इसे हम उत्कल तट भी कहते हैं। सो यहां पर देखिएगा कि ये तट जो है उत्कल कोस्ट हो गया। उत्कल बंगा ऐसा हम राष्ट्रगीत में गाया करते हैं। तो हमारे पास देखिए डिफाइन एरिया हो गया। अभी तक का जो एरिया हुआ, मैं इसको ब्रश करता हूं, थोड़ा सा साफ कर देता हूं, आपको यह नजर आएगा। अब हमारी जो विचारधारा है उसमें देखिए हमने लेंथ फैक्ट्स में बताया। पूरी भारत के कोस्टल एरिया का लेंथ हमने इंफॉर्मेशन के रूप में बताया। फिर हमने की इंफॉर्मेशन जोड़ा एक कॉन्सेप्ट के रूप में कि भारत के जो तटीय प्रदेश हैं उसको कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम हैं आप एक बार मैप में उसको लोकेट करके छोड़ दीजिए। देन यू विल फाइंड अ वेरी यूनिक थिंग फॉर और इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू राइट नाउ। ज्योग्राफी में ड्रॉ करके पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें ड्रॉ करके उसको दिखाकर आप जब उसको चीजों को लोकेट करके पढ़ते हैं तो समहाउ इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो और आपको याद करना आसान हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। इसमें जो है हमने कोस्टल लाइन, कभी कभी आपको पूछता है एग्जामिनेशन के संदर्भ में जो पूछेगा कि भारत का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो फर्स्ट रैंक पे देखिएगा कि हमारा गुजरात आता है, चूंकि इसका जो कोस्टल लेंथ है जिगजैग एरिया है। द सेकेंड एरिया महाराष्ट्र का आता है। देन वी हैव तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो देखिएगा कि भारत के अब जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कभी इस तरह के इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, उसको याद रखना चाहिए। लिखिएगा कि भारत के तटीय क्षेत्र में सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। So the largest coastal area among the states of India, the largest coastal area in the states of India is of Gujarat. लेकिन भारत की संपूर्ण सभी राज्यों के तटीय सीमा में गुजरात की सीमा सबसे बड़ी है। गुजरात है द लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। जो दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा है वो आंध्र प्रदेश की है। You have the second number, right? So उसका भी जिगजैग है, कर्व है। कर्व होने के कारण वो जो लेंथ है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे आप देखिएगा एक यूनिक सा क्वेश्चन बताता हूं इसी संदर्भ में कि जैसे देखिए अगर आपको विश्व के महाद्वीपों में दे दे कि विश्व के महाद्वीपों में सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, अफ्रीका की, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, तो जब अगर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ा होगा तो बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे। यार अफ्रीका इतना बड़ा है, एशिया की सीमा इतनी बड़ी है, राइट, यूरोप है। तो जब आप उसको मौलिक रूप से न पढ़ के आप उसको जब इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो देखेंगे यूरोप का जो कट है वो कई जगह है, कर्व है। तो सबसे बड़ा जो कोस्टल लेंथ आता है यूरोप कहा जाता है, जो कभी सोचते भी नहीं हम। आमतौर पे अगर नहीं पढ़े हो, नहीं इंफॉर्मेशन में उसको रिसीव किया हुआ है तो हम निश्चित रूप से अफ्रीका या एशिया टिक आउट करके आ जाएंगे, है ना। सो यहां पे देखिए जो कर्व है वो लेंथ को बढ़ा देता है। सो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, और फिर हमारी तटीय सीमा में तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। सो वी हैव अदर टू स्टेट्स विथ लॉन्ग कोस्टल लाइन और तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, राइट। उसमें महाराष्ट्र तमिलनाडु ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हमने कोस्टल लेंथ के रूप में आपको बताया। फर्स्ट टू रैंक जरूर याद कर लें, दूसरा तीसरा चौथे रैंक की जरूरत पड़ती नहीं है आमतौर पे फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेटिव एग्जाम में। कभी कभी देखिएगा जो यूपीएससी के पेपर होते हैं उसमें चारों के चारों आपको सीरीज में दे देगा, 4 सीरीज आपको बिल्कुल आना चाहिए, राइट। जब हम स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हैं तो हमारे पास अगर 2 भी है देन हम विनर है ना, वहां पे परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। सो नाउ मूव फ्रॉम हियर। अब देखिए यहां पे जो कोस्टल लेंथ बताया उसमें एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये एरिया है जहां पे तीनों क्षेत्र आके मिलता हो। कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं और हमसे पूछते हैं भाई इंडियन ओशन कहां से सर। देखो देखने में तो बड़ी इजी लगता है, अगर उसको मौलिकता से पूछ दिया जाए तो प्रॉब्लम आता है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल यहां है, ये अरेबियन सी है,
और जहां से कन्याकुमारी शुरू होता है उसका दक्षिणी हिस्सा इंडियन ओशन है। और जहां पे ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट मिलते हैं, ये इस एरिया को हम कन्याकुमारी कहते हैं। इसको लिखिए, इसको लिखिए प्रॉपरली। लिखिए प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। In the eastern part of Bay of Bengal, peninsular India, there is a Bay of Bengal. On the western part, Arabian Sea, and the south of Kanyakumari is Indian Ocean. और कन्याकुमारी के दक्षिण में की रेखा को हम हिंद महासागर कहते हैं। तो देखिएगा हिंद महासागर का दोनों ये आर्म्स है, are the hands of, you can say the extension of that. So एक आर्म्स Bay of Bengal, एक आर्म्स क्या हो गया Arabian Sea, and the south part we have Indian Ocean, और कन्याकुमारी के दक्षिण में जो आपका हिंद महासागर है। लेकिन हिंद महासागर जहां ये तीनों ही जल क्षेत्र मिलते हैं वह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जहां ये तीनों ही जल क्षेत्र मिलते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। नियर द जंक्शन ऑफ दीज थ्री वाटर बॉडीज, नियर द जंक्शन ऑफ दीज थ्री वाटर बॉडी वी फाइंड द लोकेशन ऑफ कन्याकुमारी, or there is a location of Kanyakumari. So we'll find that there are three water bodies, Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean, and the meeting point, the junction point is Kanyakumari. So कभी कभी पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? That is Kanyakumari. देखो एक ज्योग्राफर जो ज्योग्राफी जानता हो उसके लिए तो एक बहुत छोटी सी बात है, जिसने ज्योग्राफी को टच न किया हो, एकेडमिक टाइम के बाद उसमें गया ना हो, उन चीजों को डिटेल ना किया हो, तो एग्जामिनेशन टाइम में वो चीज टफ हो जाता है। वंस आपने जान लिया है बड़ी इजी चीज है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और ब्रॉड करता हूं तो आपको लगेगा कि इसके लैंग्वेज और कैसे चेंज हो सकते हैं। देखिएगा ये है हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और फिर एक रेखा है। उसके बाद है तीन बड़े द्वीप यहां पे। सबसे लास्ट द्वीप को हमने लोकेट किया अंडमान। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अंडमान का है। मैं इसको डिटेल पढ़ाता हूं, फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ाएंगे। यहां पे मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक मार्क किया, और जिसमें हमने इस एरिया को दिखाने की कोशिश किया। That is a very southern part of Andaman and Nicobar. इसको बोलते हैं हम ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार। देखिएगा कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो ग्रेटर निकोबार है। इसको हिंदी में भी ग्रेटर निकोबार लिखते हैं, महान निकोबार नहीं लिखते हैं। इस द्वीप पर जो साउदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु, आज के दिन में भी है, ऐसा नहीं कि सुनामीज के द्वारा एक खत्म हो गया, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके हमने उसको बनाया कि भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो बिंदु ही रहेगा, राइट। सो ग्रेटर निकोबार पे आपको ये लास्ट पॉइंट इंडिया का आएगा, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसका नाम दिया गया, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पुराने समय में जब ये बिंदु हुआ करता था, पहले इंदिरा पॉइंट जब नाम पड़ा उससे पहले इसे कहते थे पिग्मिलियन पॉइंट। पिग्मिलियन पॉइंट, जो रोमन गोडेस होते हैं ना, उसे हम पिग्मिलियन कहते हैं, उनके नाम से इसका नामकरण किया गया था। अब देखिए यहां पर जितना इंफॉर्मेशन आया वो सभी को एक नोट्स के रूप में आप अच्छे से लिख लें तो वो चीज बड़ी हेल्प करेगा आपको। सो इसको लिखिए, यू राइट देयर, लिखिए प्रायद्वीपीय भारत का हमने लिखा दिया कन्याकुमारी। अब लिखिए संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ
India, southernmost point of India is इंदिरा पॉइंट. संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेटर निकोबार द्वीप पर स्थित है. इट इज लोकेटेड ऑन ग्रेटर निकोबार आइलैंड. मैं पूरी सेंटेंस को फिर से बताता हूं, आपको इजी होगा. लिखे कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है. Indira Point is the southernmost point of India. It is located on Greater Nicobar Island, जो ग्रेटर निकोबार द्वीप पर स्थित है. आपने लिख लिया होगा कि यह ग्रेटर निकोबार द्वीप पर स्थित है. एक ख्याल रहे कि उस पेस में लिखें, उस पेस में समझें, जब बहुत फास्ट ना हो जाए और बहुत स्लो ना हो जाए, नहीं तो फिर वो लेजीनेस आता है, आप अपने पेस में नहीं होते हैं. सो राइट विथ प्रॉपर केयर, विथ अलर्ट माइंड, अलर्ट हैंड्स, दोनों चीज. तो देखिए और भी बात बताता हूं. दो तरह की रीडिंग होती है. एक कहते हैं एक पैसिव रीडिंग, एक होता है एक्टिव रीडिंग. जब किसी टीचर से क्लास में आप होते हैं तो आप एक्टिव रीडिंग करते होते हैं. आप लिखते भी होते हैं, उस चीज को समझते रहते हैं, वो चीज आपको रिटेंशन में आता है. पैसिव रीडिंग ये होता है कि आपने नोटबुक लिया, बुक लिया, टेक्स्ट बुक लिया, उसको अंडरलाइन किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, या फिर वैसे ही पढ़े जा रहे हैं, उस चीज में आपके थॉट्स एग्रीगेट नहीं होते हैं. तो हमने क्या लिखा है आपको, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड ऑन ग्रेटर निकोबार. लिखी इसे पुराने जमाने में पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था. इन ओल्ड डेज दिस पॉइंट वॉज नेम्ड एज पिग्मेलियन पॉइंट. पहले इस बिंदु को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे. सो अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज पिग्मेलियन पॉइंट. सो नाउ फिल, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो मेजर लोकेशन है उसकी बात कर रहा हूं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं. अब यहां पे देखिए, यहां पे कुछ लाइंस आएंगे जो आपको बेहतर रूप से जानना चाहिए. अब यहां पे चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का ही एरिया है, दक्षिण का एरिया है, तो मैं यहां पे आइलैंड्स का लोकेशन आपको बता दूं जो बेहतर होगा आपको. आप लिखिए द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह. आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह. अब इसको जैसा मैंने लिखा है उसको मार्क कर जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा. ऐसा करता हूं कि मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं तो आप बेहतर रूप से उसको मार्क कर पाएंगे. जैसे मैंने ये भारत का प्रायद्वीपीय एरिया बनाया, इसमें मैं ऐसा कर दूं कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और फिर मैं इसको मार्क कर दूं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार. इस तरह की बातों को हमने बोल्ड ही सामने रखा आपको कि आपको दिखाई दे दे. जितना देखो, एक चीज ध्यान देना कि आपको पढ़ने के दौरान जितना बोल्ड इमेज आपने बनाया उतना अच्छा याद होगा. कभी कभी कोई बच्चे नोट्स बनाते होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल कंजूस की तरह छोटे छोटे प्लेसेस बनाते रहते हैं, वो चीज याद ही नहीं होता. जितनी क्लियरिटी से आप डायग्राम बनाएंगे उतनी क्लियरिटी से आपको इंफॉर्मेशन याद होगा, समझ में भी आएगा. सो गो फॉर अ वेरी क्लियर डायग्राम्स जो दिखाई दे आपको. सो ये हो गया अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार. सो अंडमान निकोबार में नॉर्मली कहते हैं कि 36 आइलैंड है, मेजर 36 आइलैंड है. सॉरी, इस एरिया में जो आइलैंड्स हैं करीब टोटल 204 आइलैंड, 36 आइलैंड जो है आपका लक्षद्वीप का हिस्सा आता है. सो यू हैव मेजर 204 आइलैंड, एक फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा. और यहां पर देखिएगा कि इस आइलैंड्स को हम नाम देते हैं, मेजर आइलैंड को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, सॉरी साउथ अंडमान एंड देन लिटिल अंडमान. हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसको लिखिएगा हिंदी में उत्तरी अंडमान. कभी हम पूरा लिखते हैं तो वो भी याद होता है, ध्यान दीजिएगा. इसको लिखिएगा मध्य अंडमान. उसके बाद लिखिएगा दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान. उसके बाद लिखिएगा
लिटिल अंडमान मीन्स छोटा अंडमान। उसके बाद लिखिए ये कार निकोबार, इसको लिखिए छोटा निकोबार, और इसको लिखिएगा ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार। ये लेवल कर लीजिए तो फिर उसका डिटेल लिखना आसान हो जाएगा, परिचय लिखना आसान हो जाएगा। सो पहला बोर्ड ने लिखेगा कि अंडमान निकोबार में करीब 204 द्वीप हैं। देयर आर अराउंड 204 आइलैंड इन अंडमान सीरीज। तकरीबन 204 द्वीप हैं अंडमान द्वीप में। लेकिन इन द्वीप समूहों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। द island group can be divided into or grouped into 2 different parts. लिखे कि इन सभी द्वीप समूह को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। So go for the first, right, अंडमान, and the second निकोबार। पहले वर्ग को लिखिए अंडमान और दूसरे वर्ग को लिखिए निकोबार। 2 वर्ग हो गया, अंडमान एंड निकोबार। अब इसमें जो सेपरेशन पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा बनता है, जरूर रूप से याद होना चाहिए। इसको बोल्ड ज्यादा कर देता हूं मैं। ये लाइन, ये अक्षांश रेखा है एक्चुअली। ये रेखा आपको अक्षांश रेखा है एक्चुअली, और ये अक्षांश है 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री चैनल, राइट ना। ये चैनल है दैट इज 10 डिग्री चैनल। सो 10 डिग्री चैनल है जो डिवाइड करता है आपको अंडमान को और निकोबार को। सो द 10 डिग्री चैनल सेपरेट, एक्चुअली इसको लिखेंगे हम 9 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। इसको लिखिए कि अंडमान निकोबार को विभाजित करने वाला, अंडमान निकोबार को विभाजित करने वाला अक्षांशीय रेखा विभाजित करने वाला रेखा 10 डिग्री अक्षांश है। लिखिए द 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। सो यहां पे क्लियर रूप से लिखेंगे 10 डिग्री अक्षांश अंडमान निकोबार को अलग करता है। अब देखिए ये बातें बड़ी सिंपल सी बात है कि 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ जाके क्वेश्चन आ जाएगा। सॉरी, ये मैसेज था जिसको मैंने देखा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा कि एक लाइन आएगा। इस पर मैं फिर से फोकस करता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एक लाइन आएगा। पहले ये लिख लीजिए, अगर 10 डिग्री चैनल हुआ तो किन 2 द्वीपों के बीच हुआ। लिखिए कि 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल इज लोकेटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। 10 डिग्री अक्षांश और 10 डिग्री चैनल दक्षिण अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। इज लोकेटेड बिटवीन साउदर्न अंडमान एंड कार निकोबार। तो अगर जनरल पूछ दे कि अंडमान निकोबार को कौन विभाजित करता है तो 10 डिग्री चैनल हुआ। थोड़ा सा डेप्थ जाके पूछ दे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने के ख्याल से पूछ दे कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप को अलग करता है। द्वीप समूह कर हटा के क्या कर दिया गया, द्वीप कर दिया गया। तो आप लिखेंगे छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। सो इस तरह की छोटी छोटी एनालिसिस आपको बचाता है, बड़ी गलती से बता देता है। अब यहां पे लिखेगा दैट इज डंकन पास। यहां पे देखिएगा एक एरिया आया डंकन पास, एक लाइन चैनल जो आपको विभाजित करता है 2 आइलैंड ग्रुप को। तो यहां पे लिखिएगा डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है।
So right there, कि Duncan Pass is located between South Andaman and Little Nicobar. Right? यहाँ पे देखिएगा कि ये एरिया, इसमें हम डिटेल में भी आएंगे जब भारत की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, तो और लोकेशन को, चीजों को ज्यादा हम एलोबरेट करेंगे, चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, इसमें हमने लाया है इसको। अब देखिएगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिडिल अंडमान है। ऐसा पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सो इट विल बी मिडिल अंडमान। राइट देयर लिखिए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इज मिडिल अंडमान। यह मिडिल अंडमान है। और देखिएगा कि इस एरिया के पूरब में यहां पर एक आपको आइलैंड मिलेगा, और वो आइलैंड आपका भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दैट इज नेम्ड एज बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। सो राइट देयर लिखिए कि मध्य अंडमान के पूरब में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिडिल अंडमान और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिडिल अंडमान वी हैव एन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। सो मध्य अंडमान के पूरब में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। सो बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान। आपने लिख लिया होगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहने का अर्थ हुआ जहां हमेशा कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन होता हो। सो हमेशा मीन्स क्या, अब ऐसा नहीं कि रेगुलर डेली, बट विल हैव इरप्शन विदाउट ब्रेक ऑफ 4, 5 और 10 ईयर्स, राइट, और 15 ईयर्स। शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद इरप्शन होता हो, ऐसा नहीं कि 100 वर्षों के बाद होता हो। सो दैट इज एक्टिव वॉल्केनो। यहां पे देख लीजिए एक और भी द्वीप है यहां पे, राइट। उस द्वीप को हम नारकोंडम द्वीप कहते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा कि भारत का दूसरा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। बैरन द्वीप नहीं दिया आपको, ऑप्शन में दिया ही नहीं, और पूछ दिया कि इसमें से कौन सा भारत का दूसरा ज्वालामुखी द्वीप है। दैट इज नारकोंडम आइलैंड। इसको लिख दीजिए, दैट इज नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड लिखिए, भारत का दूसरा ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम द्वीप है। द सेकेंड वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया इज नारकोंडम आइलैंड। दूसरा ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम द्वीप है। अब यहां पे देखिए, हमने जितनी चैनल्स की बात की वो सारा का सारा चैनल्स आपको याद हो गया होगा और डिवीजन याद हो गया। हमने यूज किया 10 डिग्री चैनल, हमने यूज किया डंकन पास, हमने यूज किया बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। ये सारे आइलैंड्स जो है, जितनी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, उन सभी का हिस्सा होता है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ही ध्यान से मानचित्र पर बना के याद करना चाहिए। अब देखिए यहां पे एक चैनल है जो भारत को पड़ोसी देश म्यांमार और देशों से अलग करता है। म्यांमार ही कहिए। सो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं कोकोस चैनल। सो यहां पे लिखिएगा कोकोस चैनल, कोकोस चैनल। सो लिखिए भारत के पूरब में अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच कोकोस चैनल है। सो कोकोस चैनल सेपरेट इंडिया एंड म्यांमार। सो यह भारत और म्यांमार के बीच एक रेखा है, एक लाइन है, वाटर चैनल है। सो इट इज वाटर चैनल बिटवीन म्यांमार एंड अंडमान निकोबार, यू कैन से म्यांमार एंड इंडिया। भारत और म्यांमार के बीच एक रेखा के रूप में है, आपको जल का चैनल है, वाटर चैनल है, जिसको बोलते हैं कोकोस चैनल। सो देखिए यहां पर हमने जितना पूर्वी क्षेत्र इंकित किया, आपको दिखाया है, वहां पर एक और भी चैनल आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां पे भारत और श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पे एक फिर से विभाजक क्रिएट होता है।
लाइंस क्रिएट होता है या वाटर चैनल क्रिएट करता है, आप इसको इंटरनेशनल बाउंड्री ना करके आप कहेंगे कि वहां पे एक लाइंस क्रिएट होता है, वाटर चैनल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट, यहां पे एल के हमने यूज किया है, PAL के, पार्क स्ट्रेट। उसको पाक जल संधि लिखेंगे, लिखिए पाक जल संधि। लिखिए भारत और श्रीलंका के बीच, भारत के दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पूर्व में पाक जल संधि है। सो पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन साउथ ईस्टर्न सेक्शन और साउदर्न सेक्शन, दैट विल बी बेटर। लिखिए भारत के दक्षिण में, भारत और श्रीलंका, दक्षिण पूर्व ना लिखिए, दक्षिणी लिखिए कि भारत के दक्षिण में भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। सो गॉट इट क्लियरली, हमने इस चीज को मार्क किया कि इस एरिया में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए भारत के परिचय के संदर्भ में। अब देखिए इन चीजों को मैं क्लीन करता हूं और पेनिनसुलर इंडिया के हिस्से में ही हम कंटिन्यू रहते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। अब देखिए यहां पे ये हमारा एरिया है प्रायद्वीपीय भारत का, यहां पे श्रीलंका है। इस श्रीलंका के जो बीच का एरिया है, भारत और श्रीलंका के जो बीच में ये मन्नार की खाड़ी है, वहां पे दो द्वीप हैं जो भारत श्रीलंका के बीच है। एक द्वीप को बोलते हैं कच्चा तीबू और एक द्वीप को बोलते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, तो ये हमारा द्वीप समूह है जो मन्नार की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। थोड़ा लोकेशन एनालिसिस को लिख लीजिए। लिखिए भारत और श्रीलंका के बीच में दो प्रमुख द्वीप हैं जिन्हें क्रमशः पंबन द्वीप और कच्चा तीबू के नाम से जानते हैं। दैट टू डिफरेंट आइलैंड लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। There are two different islands. These are located in Gulf of Mannar. The islands are Pamban Island and Kachcha Tibu Island. ये द्वीप हैं पंबन द्वीप और कच्चा तीबू द्वीप। यहां पे देखिएगा एक आइलैंड यहां पे बनता है, हमें जरूर याद रहना चाहिए। जो ये आइलैंड है यहां पे, इसको सागर आइलैंड कहते हैं और यहां पे न्यूमोर आइलैंड है। तो देखिएगा कि जिस तरह हमारे इस एरिया में दो द्वीप हैं, यहां भी दो द्वीप हैं। सिर्फ नाम भी याद हो तो आपका काम चल जाएगा। इसको लिखिए, लिखिए सुंदरबन डेल्टा का दक्षिणी क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा का दक्षिणी क्षेत्र सागरीय क्षेत्र में दो द्वीप के रूप में स्थित है या दो द्वीप के रूप में जाना जाता है। In the south of Sundarban Delta, the islands are Newmore Island and Sagar Island. सुंदरबन डेल्टा के दक्षिण में सागरीय क्षेत्र में दो द्वीप हैं। इन द्वीपों को हम क्रमशः सागर आइलैंड और न्यूमोर आइलैंड के रूप में जानते हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट आइलैंड्स, वन इज न्यूमोर आइलैंड एंड द सेकंड वन इज सागर आइलैंड। तो ये जितनी बातें कुछ थी वो हमारा था पूर्वी क्षेत्र का, जो हमारा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, उसमें जितनी इंफॉर्मेटिव बातें थी उसको हमने आपको बताया। सो अब देखिए ये जो एरिया है वो इधर का एरिया है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, राइट, लक्षद्वीप। सो देखिएगा कि 1973 में करीब इसी ऐसा ही कोई वर्ष था, कोई नहीं, इस तरह के वर्ष थे जहां लक्षद्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया, लक्षद्वीप। सो यहां पे लक्षद्वीप है, पहले लक्षद्वीप कहलाता था, इसका नाम बदल के आज के दिन में कहते हैं लक्षद्वीप। इसमें देखिएगा मिनिकॉय, अमनदीप ऐसे आइलैंड हैं और कावारत्ती जैसे आइलैंड हैं। वैसे 36 आइलैंड हैं और ये तीन जो आइलैंड हैं वो हमारे तीन मेजर आइलैंड के रूप में नजर आते हैं।
सो मिनिकॉय, अमनदीप एंड कावारती। इसके देखिएगा मिनिकॉय और अमनदीप के बीच में, मिनिकॉय और कावारती के बीच में जो विभाजक है वो देखिएगा वो 9 डिग्री चैनल है ना। और यहां पे देखिएगा एक पड़ोसी देश आपको मिलेगा मालदीव, यहां पे देखिएगा वो 8 डिग्री चैनल है। तो लेकिन मिनिकॉय और कावारती को 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है। सो मिनिकॉय एंड कावारती बोथ आर सेपरेटेड बाय मिनिकॉय एंड कावारती द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, the islands of Lakshadweep, Minicoy and Kavarati, the island of Lakshadweep, islands of Lakshadweep are separated by 9 degree channel. लेकिन मिनिकॉय और कावारती जो लक्षद्वीप के 2 द्वीप हैं 9 डिग्री अक्षांश के द्वारा विभाजित होते हैं, is separated by 9 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर? उसके बाद लिखिए यहां भारत की पड़ोसी देश, पड़ोसी सागरीय देश और द्वीपीय देश मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित होता है। सो देयर इज ए 8 डिग्री चैनल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, और यू कैन से बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव। क्लियर? सो लिखिएगा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल विभाजित करते हैं। अब देखिए यहां से जितना इंफॉर्मेटिव एरिया है वो सभी के सभी समाहित नजर आएंगे कि हम इसके द्वारा पूर्ण रूप से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम टेकल कर पाएंगे। राइट? सो मेजर इश्यूज जितनी भी थी हमने लोकेशन एनालिसिस के तौर पे बता दिया। इसी तरह कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि भाई दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। हम फिर ज्योग्राफी में डिटेल चर्चा करेंगे, यहां पे सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण भारत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी। अन्नामलाई श्रेणी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं अनाई मुड्डी। सो राइट देयर इज इंफॉर्मेशन फैक्ट्स देयर। लिखे कि दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी है जो अन्नामलाई श्रेणी में है। इट इज लोकेटेड इन अन्नामलाई रेंज, अन्नामलाई रेंज, यस। सो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है जिसका नाम है अनाई मुड्डी। तो स्टूडेंट्स हमने पूरा का पूरा ये काम किया कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का परिचय कराया, पेनिनसुलर इंडिया का। अगर फिजियोग्राफिक तौर पे लिखें तो परिचय ये होगा कि पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपने वैगनर थ्योरम पढ़ा होगा या आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, उसमें पाइएगा कि ये कभी गोंडवाना लैंड अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, आज के दिन में भारत का यह दक्षिणी हिस्सा है। सो इट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक प्रायद्वीपीय भारत का परिचय पाया और उसके डिफरेंट आयाम्स को हमने जोड़ने का काम किया, उसके एस्पेक्ट को जोड़ने का काम किया। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज सबकॉन्टिनेंटल इंडिया। जो आपका ये एरिया है दैट इज सबकॉन्टिनेंटल इंडिया। सबकॉन्टिनेंटल इंडिया को हमने परिचय के रूप में आपको बताया था कि वह भारत जो उत्तरी क्षेत्र में है, जहां की स्थलीय सीमा है, द एरिया हैज लैंड फ्रंटियर। इस सीमा को हम बोलेंगे स्थलीय सीमा और संपूर्ण एरिया को हम सबकॉन्टिनेंटल इंडिया का उत्तरी हिस्सा मानेंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा इसको बना लिया जाए और फिर इसको एक स्टडी के रूप में लाएं कि हमारे प्रीलिम्स के दायरे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उसको हम किस प्रकार टैकल कर सकते हैं। सो यू हैव दिस एरियाज। यहां पे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
और बंगाल का ऐसा एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को हमने कहा बंगाल को छोड़कर यहां पे जो एरियाज आया नॉर्थ ईस्ट प्लस नॉर्थ एरिया, इसमें यहां तक का इसको स्ट्रेच कर जाइए तो ज्यादा होगा, दैट इज राजस्थान इस एरिया तक। तो ये एरिया जो है आपका सम पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो, जहां पे पाकिस्तान से जो सीमा जुड़ी हुई है, उस एरिया को हम बोलेंगे सब कॉन्टिनेंटल इंडिया। तो ये टोटल एरिया जो है 15,200 किलोमीटर है, द सीरीज ऑफ 15,200 किलोमीटर, जिसमें भारत के 17 राज्य आते हैं। इट इंक्लूड अराउंड 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम तो कभी कभी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं देखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्टल बाउंड्रीज, तो वहां पे नंबर याद होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। कभी कभी जनरल पूछ देगा कि द लेंथ ऑफ फ्रंटियर इंडिया और द लेंथ ऑफ सब कॉन्टिनेंटल इंडिया, तो यू हैव 15,200 किलोमीटर। अब ये जो सीमा है देखिएगा कि ये सीमा आपको यहां राजस्थान गुजरात से होती हुई ये पूरा का पूरा जाके त्रिपुरा में खत्म होता है, 15,200 किलोमीटर। सो इसको लिखा जाए जरा, लिखिए भारत का उत्तरी प्रदेश उपमहाद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र है। लिखिए द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल इंडिया। भारत का उपमहाद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जिसकी सीमा भारत की पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जिसकी सीमा भारत की पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज शेयर्ड बाय डिफरेंट नेबर कंट्रीज, विभिन्न पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जिसमें 17 राज्य आते हैं और 15,200 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र आता है। इट इंक्लूड्स टोटल 17 स्टेट्स एंड 15,200 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जिसमें 15,200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। सो वी हैव वेरी क्लियर आइडियाज, जिसमें जो चीजें हो क्रिस्टल क्लियर होकर याद करना है कि ये है तो यही है। आपको दूसरा ऑप्शन नजर आए तो आप उसको हटा पाए कि ये आंसर नहीं होगा। सो नाउ कम टू दिस एरिया। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्योग्राफी बहुत डिटेल नहीं पढ़े होते हैं तो हमें गलती होने की संभावना वहां पे बनता होता है। देखिएगा कि एक छोटा सा गलती हो जाएगा। यहाँ पे उन चीजों को मैं कम करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको जानते हैं तो उसको वहां पे साइड में लिख लीजिए या उन चीजों को फिर कंटिन्यूटी में ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया है भारत के तटीय फ्रंटियर सीमा में, तो यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा हुआ करता था, हमारे यूनाइटेड इंडिया का पहले हिस्सा होता था। सो आज के दिन में हमारे पड़ोसी देश में भारत विभाजन के बाद ये एरिया है। इससे जुड़ा हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गुजरात। ये गुजरात का एरिया हो गया, ये राजस्थान का एरिया हो गया, पंजाब का हो गया और JNK का एरिया हुआ, राइट। सो वी हैव द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयरिंग द बाउंड्री विथ पाकिस्तान, जिसमें देखिएगा कि जो यहां पे जो एरिया है, ये एरिया इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे जो सीमा है बहुत ही डिमार्केटेड नहीं है। आप आज के दिन में कहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सीमा जहां पे हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बनता है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो रिमेनिंग सीमा है जिसको हम अन्य सीमा के रूप में देख सकते हैं, वो सीमा हमारा जो है वो इस तरह का है, यहां से यहां तक ऐसी सीमा के रूप में हम जानते हैं। LOC छोड़ दीजिए तो इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, राइट। इन दोनों इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। लिखिए भारत, पहला पॉइंट करके लिखेगा, भारत और पड़ोसी देश करके लिखेगा, भारत और पड़ोसी देश, इंडिया एंड नेबर कंट्रीज, भारत और पड़ोसी देश।
देखिए भारत की उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। इस सीमा पर भारत की 4 राज्य हैं। देयर आर 4 मेजर स्टेट्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री। इस सीमा पे भारत के 4 राज्य हैं। देयर आर 4 मेजर स्टेट्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री। दीज स्टेट्स आर, ये राज्य हैं, यू कैन गो फॉर, ये राज्य हैं। सबसे पहले साउथ से शुरू कीजिए, गुजरात। द फर्स्ट स्टेट यू हैव दैट इज गुजरात, फॉलोड बाय राजस्थान। द सेकेंड राज्य को लिखिएगा, दैट इज राजस्थान। एंड द थर्ड स्टेट यू राइट दैट इज पंजाब। एंड द लास्ट यू राइट जम्मू कश्मीर। सो इस सीमा पर जो है 4 राज्य हैं। वी हैव 4 मेजर स्टेट्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड दीज स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। सो देखिएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के 4 प्रमुख राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। लिखिए जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इन जम्मू कश्मीर द इंटरनेशनल बाउंड्री इज नेम्ड एज LOC, नियंत्रण रेखा कहते हैं उसको। लिखिए अन्य राज्यों में इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अन्य राज्यों में इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इन अदर स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, दिस लाइन इज नेम्ड एज रेड क्लिफ लाइन। सो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और जहां पे कश्मीर का क्षेत्र है वहां पे हम लाइन ऑफ कंट्रोल या इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। यहां पे देखिएगा कि एक एरिया है, इसको मैं हटा देता हूं जिससे क्लियरिटी से याद कर पाए आप, कि यहां पे देखिएगा गुजरात है और गुजरात के कई एरियाज बनते हैं। इस एरिया को बोलते हैं कच्छ का रन या रन ऑफ कच्छ। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और इसको बोलते हैं बे ऑफ कैम्बे। तो गुजरात का ये एरिया बनता है जहां फिर 3 डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया बनता हो। यहां पे देखिएगा एक दलदल क्षेत्र, झील क्षेत्र है, झीली कहा जाएगा उसको, एक वाटर बॉडी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, राइट। तो उसको छोटे झील को वहां उस क्षेत्र में हम क्रिक कहते हैं। तो वहां पे देखिएगा जो एरिया है सर क्रिक, वो गुजरात में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में एक विवादित क्षेत्र रहा है, राइट ना। सो सर क्रिक का आपको प्लेस पूछा जा सकता है। लिखिए रन ऑफ कच्छ के उत्तर पश्चिमी हिस्से में या पश्चिमी हिस्से में, इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ, उत्तर पश्चिमी हिस्से में सरक्रिक क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये एक एरिया है। मैं आपको और भी बता दूं इस लेक्चर का जो मेरा उद्देश्य है, जैसा हमने बताया आपको एक क्लास के शुरू में, कि इस पूरी तैयारी का 4 हिस्सा होगा जिससे आप किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करते हैं। एक जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, आपका नोट्स हो गया। दूसरा इससे रिलेटेड MCQ, द पार्ट 2 हमारे लेक्चर का होगा जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और जब आपको इन तीनों एरिया में महारत हासिल हो जाए तो आप जितने सारे पेपर्स हैं जहां कहीं मिले उसको सॉल्व कीजिए और आपको इस विषय में, इस पर्टिकुलर कंटेंट्स में आपको दक्षता होगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस लेक्चर को यहां से मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा और वहां से हम जुड़ पाएंगे जब हम पाकिस्तान सीमा के बाद म्यांमार की सीमा, नेपाल की सीमा, बांग्लादेश की सीमा को डिस्कस करेंगे। और फिर हम नॉर्थ जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंटल इंडिया,
की डिटेल बातों को जोड़ेंगे. सो टेकिंग ब्रेक फ्रॉम यू, आप लोगों से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, जस्ट टेकिंग ब्रेक. और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इन सभी चीजों को मिलकर पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन की एक बेहतर तैयारी करेंगे. राइट. सो आप सभी को धन्यवाद मेरे साथ पढ़ने के लिए और पूरे मन से एक मिशन में काम करने के लिए. थैंक यू.